आज कार्यक्रम दिन भर दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं शनि। आज हम आपको दिखाएंगे आखिर क्या वजह रही जो उत्तराखंड चुनाव से एक साल पहले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी ने कैसे चंडी पाठ पढ़कर नंदीग्राम में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब दिया। आपको दिखाएंगे कैसे सीएम योगी ने बुंदेलखंड को विकास की सौगात के साथ यहाँ पर सांसद के बेटे के गोलीकांड में क्या कुछ नया ट्विस्ट आया, वो भी आज दिन भर दिल्ली में चर्चा होगी। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए सियासी हाई वोल्टेज वाली ये खबर। उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी के कई विधायकों और कुछ मंत्रियों की नाराजगी के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी पर संकट मंडरा रहा था। लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। ज्यादातर विधायक त्रिवेंद्र से नाराज थे। नौकरशाही सरकार पर हावी थी। कोई विकास का कार्य नहीं कराया। चापलूसों से घिरे थे त्रिवेंद्र। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। 4 वर्षों से पार्टी ने मुझे सीएम के रूप में सेवा का मौका दिया। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं कभी सीएम बन सकता हूं, लेकिन बीजेपी ने मुझे सेवा का मौका दिया। पार्टी ने अब निर्णय लिया है कि सीएम के रूप में सेवा करने का अवसर अब किसी और को दिया जाना चाहिए। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में आज 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब पत्रकारों ने इस्तीफा की वजह पूछी तो त्रिवेंद्र सिंह ने दिल्ली जाकर ये वजह पूछने की बात कही। मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। आइए अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम पद से इस्तीफे के बाद कौन से वो नेता हैं जो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नया सीएम कौन? अनिल बलूनी, धन सिंह रावत। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और उससे पहले 4 साल से सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की गद्दी जाना और विधायकों का बागी हो जाना ये साफ संकेत है कि बीजेपी में ऑल इज वेल नहीं था। स्पेशल रिपोर्ट भारत समाचार। बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम से लड़ी जानी और यहां से ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई बंटवारा करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की बात मत सुनिए। मैं हर नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। निर्वाचने मिथ्ये कथा बोलबेन ना, सत्य कथा बोलुन। बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में लड़ी जानी है और यहां से ममता बनर्जी ने हुंकार भर दी है। मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की याद दिलाई।
ममता बनर्जी ने कहा कि कोई बंटवारा करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा। मैं अपना नाम भूल सकती हूँ, लेकिन नंदीग्राम नहीं। দেখা হবে নন্দীগ্রামে আন্দোলন চলছে, আমার বাড়িতে কালী পুজো, আমার বাড়িতে কালী পুজো। আমি 10ই নভেম্বর কালী পুজোয় বাড়িতে গেলাম না, কেন জানেন? একবার সুফিয়ান ফোন করছে, একবার তাহের ফোন করছে, বলছে দেখছেন দিদি গুলির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন? আমি ওই দেখে দেখে সারাক্ষণ কি করে মানুষকে রক্ষা করা যায় আমি নিজে বেরিয়ে চলে এসেছিলাম। আপনাদের মনে আছে 14ই মার্চ গুলি চলেছিল, 14ই মার্চ বিকেল বেলায়। তখন ममता ने कहा कि सिंगूर नहीं होने से नंदीग्राम का आंदोलन नहीं होता। मैं गांव की बेटी हूं, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इस बार नंदीग्राम या सिंगूर से चुनाव लड़ूंगी। একই অত্যাচার, ভাঙা বেড়া, একই অত্যাচার, সেই অত্যাচার রুখে আপনারা যেমন দাঁড়িয়েছেন, সেই অত্যাচারের দিনে আপনাদের পাশে আমি ছিলাম। এই কারণে, তার কারণ আমি আবার বলি, ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কোন নন্দীগ্রাম, তাই সেদিন ছিলাম। बीजेपी के हिंदू कार्ड पर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सुबह चंडी पाठ कर घर से निकलती हूँ। मैं चंडी पाठ सुन रही हूँ और जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं सुन ले। মনে রাখবেন, আমি যদি কথা দিই, কথা রাখাটা আমার কথা। আমি মানুষকে ভাওতা দিয়ে, কুৎসা দিয়ে বা পকেটের টাকা গুঁজে দিয়ে পলিটিক্স করি না। আমি পলিটিক্স করি মন দিয়ে, দেহ দিয়ে, আত্মা দিয়ে, সম্মান দিয়ে, আশীর্বাদ দিয়ে, শুভেচ্ছা দিয়ে, দোয়া দিয়ে। তাই তো বলছি, এখানে ভোট আছে 1 এপ্রিল, তাই তো? आपको बता दें कि ममता बनर्जी 3 दिनों तक नंदीग्राम में रहेंगी। यहाँ वो एक कार्यकर्ता के घर पर किराए पर रुकी हुई है। वो 10 मार्च को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उनका मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से है, जो कभी ममता के बहुत करीबी थे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। दिल्ली सरकार ने साल 2047 तक दिल्ली वासियों की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के लोगों के बराबर करने की महत्वाकांक्षी बात रखी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश कर दिया है। दिल्ली सरकार ने साल 2047 तक दिल्ली वासियों की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के लोगों के बराबर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने वित्त वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश करते हुए कहा कि साल 2047 तक दिल्ली की आबादी 3 करोड़ हो जाएगी। करीब 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली का बकाया ऋण घटकर स्टेट जीडीपी के 3.74% तक रह गया है। दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस होता है और इसे सीएजी ने भी स्वीकार किया है। 2021-20 के लिए 59,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। सॉरी 69,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं, जो 2014-15 में 30,940 करोड़ रुपए की बजट राशि से दोगुने से अधिक है। यह जानना सुखद होगा कि हमारी सरकार की अवधि में स्कीम्स, कार्यक्रम और परियोजनाओं के बजट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो दिल्ली वासियों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट वर्क पर हमारे सरकार के ध्यान को ज्यादा दर्शाती है। बजटीय आवंटन के लिए दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय, ये जो आज हम बजट आवंटन कर रहे हैं, दिल्ली सरकार का प्रति व्यक्ति व्यय पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2015-16 के 19,218 रुपए से बढ़कर इस साल 33,173 रुपए हो जाने की उम्मीद है। 69,000 करोड़ का बजट किया गया पेश। दिल्ली में शिक्षा के लिए 16,377 करोड़ का बजट। दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। 100 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। हेल्थ केयर के लिए 9,934 करोड़ का बजट।
दिल्ली के हर नागरिक को मिलेगा हेल्थ कार्ड। झुग्गी वासियों के लिए 5,328 करोड़ का बजट। अवैध कॉलोनियों के लिए 1,550 करोड़ का बजट। बिजली सब्सिडी के लिए 3,090 करोड़ का बजट। कोरोना के लिए 50 करोड़ का बजट। 2047 तक दिल्ली होगी प्रदूषण फ्री। 1300 नई ई बसें लाएगी सरकार। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 11,000 बसें करने का लक्ष्य। सीसीटीवी सिस्टम को मजबूत करने के लिए 200 करोड़। 2048 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी का लक्ष्य। दिल्ली सरकार का लक्ष्य और विजन उनके बजट में साफ दिखाई देता है और वो हर हाल में दिल्ली को दुनिया के सबसे अच्छे शहरों सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने जो 2021 और 22 का बजट पेश किया है उसमें 2047 को लक्ष्य मानकर तय किया गया है कि 2047 तक जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक केजरीवाल सरकार दिल्ली को सिंगापुर की तर्ज पर तैयार कर चुकी होगी और दिल्ली में हर नागरिक की आय भी सिंगापुर के लोगों के बराबर करने की बात कही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि साल 2047 में हम दिल्ली को कहां देखना चाहते हैं, इसकी आधारशिला रखना चाहता हूं। हम केजरीवाल मॉडल के गवर्नेंस को पेश कर रहे हैं। साल 2047 में दिल्ली शिक्षित और समर्थ बनेगी। दिल्ली सरकार अब ये जिम्मेदारी निभाएगी कि दिल्ली की हर महिला के आसपास, उसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे, उसके बहुत नजदीक उसके पास विमेन रोग स्पेशलिस्ट हो, महिला रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उसको उपलब्ध हों और संबंधित बीमारियों के टेस्ट और उसकी दवाइयां भी वहां पे निःशुल्क उपलब्ध हों। पहले चरण में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे और इनको क्रम से बढ़ाकर हर वार्ड में कम से कम एक क्लिनिक तक हम लेके जाएंगे। अपनी आधी आबादी को सम्मान पूर्वक स्वस्थ रखने की दिशा में 75 साल की आजादी के इतिहास में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम मैं समझता हूं ये होगा। केजरीवाल सरकार ने जो काम दिल्ली में अब तक किए हैं और जिस तरह से स्कूलों के हाल हो, प्रदूषण पर कंट्रोल हो या फिर फ्री बिजली की बजट और फ्री बिजली देने का वादा हो, हर काम पूरा किया है। और अब जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली को सिंगापुर बनाने का दावा कर रही है और बजट में 2047 को लक्ष्य मानकर पैसों का आवंटन कर रहे हैं, उसे देखकर उम्मीद की जा सकती है कि हम बड़ी आबादी और बड़े चैलेंज के साथ दिल्ली को बदलता हुआ पाएं और वो भी देश की आजादी के 100वें साल में। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। सीएम योगी 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर हैं। सबसे पहले जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया तो वहीं ललितपुर में बंडई बांध परियोजना का लोकार्पण कर 41 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। विकास की बात हुई और विपक्ष पर हमला भी हुआ। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे के दौरान पहले जालौन पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के रूप में बुंदेलखंड के लोगों का सपना साकार हो रहा है। जिस तेजी के साथ इसका निर्माण हो रहा है उससे भाजपा सरकार ने ये साफ कर दिया है कि नियत अच्छी हो तो नेक कार्य में कोई बाधा भी नहीं आती है। यहाँ के लोगों ने भी पूरा साथ दिया है। आज हम इस एक्सप्रेसवे का 50% काम लगभग पूरा कर चुके हैं। आप देख रहे होंगे यमुना जी में इतना बड़ा ब्रिज बन रहा है और किस तेजी के साथ बन रहा है। इससे पहले इतने बड़े ब्रिज को बनने में 6-6, 7-7 वर्ष लगते थे। जालौन के बाद सीएम योगी ललितपुर पहुंचे, जहां सीएम योगी ने यूपी में नहर पर बनाए गए सबसे पहले जालौन सोलर प्लांट व बंडई बांध परियोजना समेत 500 करोड़ की लागत की 41 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंच पर बटन दबाकर किया। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय ललितपुर में खोला जाएगा। पूरे प्रदेश में एकलव्य अकादमी खोली जाएगी। इन शिक्षण संस्थानों में CBSE स्तर की शिक्षा दी जाएगी।
बुंदेलखंड दौरे पर सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने सिर्फ प्राकृतिक संपदा का दोहन किया है। जहां के लोग गिट्टी और मिट्टी दोनों अपनी जमीन के साथ देने को तैयार हो और फिर भी विकास न हो, तो इससे बड़ी अपेक्षा और क्या हो सकती है। झांसी और चित्रकूट में भी एयरपोर्ट बनाने की बात कही। आजादी के बाद आने वाली सरकारों ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और दुरुपयोग अपने स्वयं के और परिवार के हित में तो किया होगा, लेकिन बुंदेलखंड के नौजवानों को रोजगार मिल सके, यहाँ की बानर बेटियों के चेहरे पर खुशहाली आ सके, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, हर खेत को पानी मिल सके और हर घर में नल की योजना आ सके, इस परिकल्पना को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रदेश सरकार ने मिलकर तय किया है 2022 तक एसईसीसी के सर्वे के अनुरूप हर परिवार को एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। छूटे हुए गरीबों के घरों में बिजली का कनेक्शन पहुंचाएंगे, रसोई गैस के कनेक्शन को पूरा करने का कार्य करेंगे और साथ ही साथ स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जिससे 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। सीएम योगी के 2 दिनों के बुंदेलखंड दौरे के दौरान और भी कई परियोजनाओं की सौगात बुंदेलखंड वासियों को देंगे और वर्षों से पिछड़े और सूखाग्रस्त क्षेत्र होने की मार झेल रहे इस इलाके को विकास के पंख मिलने वाले हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली चलवाने के मामले में फिर से नया ट्विस्ट आ गया है। सांसद के बेटे आयुष ने अपनी पत्नी और साले पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पत्नी ने दावों को बेबुनियाद बताया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर गोली चलवाने के मामले में फिर से एक नया ट्विस्ट आया है। सांसद के बेटे आयुष ने अपनी पत्नी और साले पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयुष का कहना है कि उसकी पत्नी ने उस पर गोली चलाई है और वो जल्द ही सरेंडर करने वाला है। एक कैफे था वृंदावन में, गिरिराज, वहाँ मिला था मैं अंकिता को। आज से 6-7 महीने, मतलब लॉकडाउन हटने के बाद की बात है। अंकिता उस कैफ़े में थी, मैं भी गया था उस कैफ़े में। फिर मैंने उसको नंबर दिया अपना। उसने 2 घंटे बाद कॉल की मुझे। कासा ग्रीन्स में फ्लैट था अंकिता का। तो अंकिता ने मुझे उस दिन बुलाया था, बट सेम डे मैं नहीं गया था। उसके नेक्स्ट डे मैं गया था वहाँ पे। 1 महीने लगातार मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं सुबह उठता था 7 बजे और फ्लैट पे पहुँच जाता था। फ्लैट पे पहुँचने के बाद वहीं नहाता था मैं, वहीं खाता था, वहीं सोता था मैं, वहीं रहता था मैं। और रात में 10-11 बजे मैं फिर घर को आ जाता था वापस। ये मेरा रूटीन बन चुका था 1 महीने लगातार। मुझसे बोला कि अब तुमको शादी करनी है, शादी कर लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे तुम, क्योंकि मैं भी ये चाह रहा था उस समय। काफ़ी लड़ाइयाँ हुई फैमिली में, मेरे घर पे पिताजी से हुई, सबसे हुई। 3-4 महीने सही से हमारे स्पेंड हुए। फिर काफ़ी ऐसा होने लगा कि डिमांड हम दोनों तो सारी चीज़ें वो करता, मैं उसके लिए तो बहुत कुछ सब कुछ करता था जो वो कहती थी। फिर उनकी फैमिली वालों का, भाई बहन, इन सब का सब मुझे ही करना था। ये उनकी वो थी अंकिता की ज़बरदस्ती। मैं सारी चीज़ें कर भी रहा था, लेकिन क्योंकि फैमिली साथ नहीं थी तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती ही है। 2 महीने पहले से मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें सामने आने लगी जिसके कारण बहुत टेंशन में आ गया था मैं। उसके बारे में गलत चीज़ें पता चलने लगी, उनके पुरानी पास्ट की चीज़ें।